नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बात करें कांग्रेस की तो अजय राय के यूपी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेसियों की सक्रियता जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सपा की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लिहाजा सपा की तरफ से तमाम तरह के सम्मेलन किए गए जिनके जरिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, खास पीडीए को यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को, जबकि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए पिछले दो तीन सालों से तमाम तरह की आयोजन भी कर रही है। और इसी क्रम में बीजेपी ने एक नई रणनीति बना दी है जिसके जरिए विपक्ष को घेरने की तैयारी होगी। दरअसल बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में अब 200 कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया टीम को बनाएगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिव और जनता के बीच में साफ संदेश देने की कोशिश करेगी। सिर्फ बीजेपी की ही उनकी हितैषी है, ये बात बताई जाएगी बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर बसपा की बात करें तो वहीं एक्टिव बसपा नजर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल दिल्ली से लखनऊ पहुंची और उन्होंने बड़ी बैठक की है। हालांकि वो तरफ है, वो किस तरफ है उसका उनका सियासी आंकलन कर पाना जो है फिलहाल थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। मेरे सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए, चुनाव नजदीक है तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से चुनावी तैयारी करते हैं, रणनीति तय करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पे काम कर रही है उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां लगातार जारी रखी हैं। चुनाव खत्म हो, चुनाव हो या ना हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जाता है, कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं, उनकी मन की सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की दूर करते हैं। और प्रदेश की और केंद्र की डबल इंजन सरकारें अपनी कल्याणकारी नीतियों से जनता का भला कर रही है। जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचने के कारण ही 2014 से परिवर्तन राजनीति में आया है, वो अपने आप में अद्भुत है। विपक्ष केवल घोंसलेबाजी कर रहा है, जोड़ तोड़ करता है, तमाम तरह के हथकंडे अभिनता है, परंतु जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूर्णतः तैयार है। जिस तरह से श्री अजय राय जी को जिम्मेदारी दी गई है पूरे प्रदेश की, और उनके नेतृत्व में हम लोग लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम श्री अजय राय जी ने किया है पूरे पूर्वांचल में, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बनारस को क्वेटो सिटी का सपना, लेकिन क्या हुआ, आज कहीं ना कहीं बारिश होती है, पूरा बनारस जलभराव से त्राहिमाम त्राहिमाम वहां की जनता करती है। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं अजय राय जी ने मोदी जी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए होगा, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करके दिखा दिया है कि देश नफरत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। 2024 के लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में खासकर पीडीए के फार्मूले पे लड़ा जाएगा। आखिर समाजवादी पार्टी को क्यों जरूरत पड़ गई पीडीए के फार्मूले पे चुनाव लड़ने की? ये बात समाजवादियों के लिए नई नहीं है। आदरणीय लोहिया जी ने कहा था, संसोफा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये बात आज की नहीं है। ये आजादी के पहले से और आजादी के बाद से लेकर अब तक लगातार समाजवादी विचारधारा इन मांगों को लगातार उठाती रही। मंडल आयोग की सिफारिशें आदरणीय नेताजी ने लागू की, उसके आधार पे हमको पिछड़ों को खासकर उसमें चाहे नौकरी में आरक्षण की बात हो, चाहे शिक्षा में आरक्षण की बात हो, चाहे राजनीति में जिला पंचायत और नगर पंचायत नगर पालिका में आरक्षण की बात हो, ये मंडल आयोग की सिफारिश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं और आम जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी अपने स्तर पर रणनीति अपना रहे हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से अभी से कहा जाने लगा है कि वो दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। हालांकि अभी सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के फार्मूले को लेकर अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रही है, तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वहां एक नई रणनीति नजर आ रही। वहीं बसपा की बात की जाए, तो बसपा जहां एकला चलो के नारे के साथ में आगे बढ़ रही है और युवाओं को साथ में लेकर अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अगर बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है तो उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं विजय रथ अगर रोकना है तो गठबंधन को जो है वो सीधे तौर पर चुनौती देनी होगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। और इस पर किस तरह की तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है 2024 को लेकर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, तारिक खान साहब हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अमित पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहले मैं रुख करूंगी राघवेंद्र सिंह का, बीजेपी प्रवक्ता। राघवेंद्र जी, देखिए, एक तरफ से आपने एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। पहले देखिए, हारी हुई सीटों पर मंथन को लेकर चर्चा हो रही है, उन पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, पसमानदा मुस्लिमों को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल सही है। राजनीति में अगर हमें काम करना है तो ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव 2022 समाप्त हुए थे तो हमारे कार्यकर्ता सीधे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए, तो ईमानदारी से काम कर रहे थे। तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। सबसे पहले हम लोगों ने नए मतदाता बनाए जो 18 वर्ष के ऊपर हो गए, तो उसके बाद उनसे संपर्क किया। उसके बाद हम लोगों ने महा जनसंपर्क अभियान किया, प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता एक दिन भी घर में नहीं बैठते हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसलिए विकास के कार्यक्रम किए हैं, इतने गरीबों को हम लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हम लोगों ने सभी को सूचीबद्ध किया है, सभी से लगातार संपर्क कराए हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है उसके अनुसार काम कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी या कांग्रेस भी। जी स्वाति जी कुछ पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। और देखिए, मैं इस बात से का जवाब जो है वो तारिक खान से लेना चाहूंगी, राघवेंद्र जी, और साथ ही तारिक जी मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, चर्चाएं इस वक्त जोरों पर है कि देखिए, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स तैयार करेगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये मास्टर प्लान है और इन कैंडिडेट्स की जो सूची है वो पीडीए के तहत तैयार की जाएगी। आपका क्या प्लान है सर? मैम देखिए, चुनाव में मेरा ये मानना है, पार्टी का ये मानना है कि कैंडिडेट जल्दी फाइनल हो जाए ताकि उसको एक इंटरनल इनपुट रहे कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव की तैयारी में जुट जाए। जितना ज्यादा वक्त होगा कैंडिडेट के पास उतना बेहतर वो चुनाव की तैयारी में रहेगा। हम इसको ये जो लड़ाई है इसको तगड़ी लड़ाई मानते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर इसको एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये सारी सीटें जीत लेंगे, तो काला जोन, पीला जोन, हरा जोन, काला जोन, नीला जोन, ये सब जोन क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए ये जोन, क्या जरूरत है इन जोन बनाने की? एक तरफ आप कहते हैं आप तो सारी 80 की 80 सीटें जीत लेंगे, तो इतने जोन बनाने की क्या जरूरत है? फिर आप ये भी कहते हैं कि हम जो हारी हुई सीटें हैं उस पर इनको बड़ा डर है कि उन सीटों पे स्पेशली ध्यान दिया जाए, काम किया जाए। जो भी है वो बीजेपी का इंटरनल मामला है। फिर आप पसमंदा मुसलमान की भी बात करते हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जब आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो मुसलमान की क्यों बांट रहे हैं? आप कहिए कि सिर्फ मुसलमान की बात करें,
पसमानदा मुसलमान क्या है, क्या होता है पसमानदा मुसलमान भाई? या फिर आप बताइए कि आप पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या योजना लेके आए? ये सिर्फ बाटो इनके जो पुराने नेता थे आजादी के पहले, नाम नहीं लूंगा उनका, वहीं से सीखा था अंग्रेजों की मदद करना, चिट्ठी लिख के माफी मांगना, डिवाइड एंड रूल, वहीं से सीख के आए, वही कर रहे। क्या है पसमानदा? कुछ भी नहीं है। आप सीधे बताइए, सच्चर कमेटी ने क्या पसमानदा बताया था कि पसमानदा मुसलमान बैकवर्ड है? आप सीधे बताइए कि मुसलमानों के लिए हमारी ये योजना है, या चलिए आप पसमानदा ही कहें। तो पसमानदा के लिए ये करने जा रहे हैं या ये करेंगे, या ये जहां डोमिनेटिंग एरिया है पसमानदा की, उनके लिए हमारा ये स्पेशल। आप तो भी गवर्नमेंट ने सिर्फ बातें, हवाई बातें। क्यों? क्योंकि पूरे समाज को बांटा, पहले धर्म के नाम पर, अब उनको जातियों के नाम पर बांटे, इंटरनली मुसलमानों को भी। ये सीधे सीधे रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि उनको बताना कि तुम बैकवर्ड हो और तुम फॉरवर्ड। लेकिन तारिक खान साहब, आप भी तो पीडीए को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। और सर देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह की एक्टिवनेस दिखाने की बात कही जा रही है भारतीय जनता का पार्टी की तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स को बकायदा लगाया जाएगा। हर जिले में 200 से ज्यादा जो है सोशल मीडिया वर्कर्स काम करने वाले हैं। सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि दौर सोशल मीडिया का है। प्रोपेगेंडा, जब प्रोपेगेंडा के लिए एक टाइम में जब हिटलर की गवर्नमेंट थी, तो प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर और एक पूरा मंत्रालय ही बना दिया। तो ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ये लोग इस तरीके की झूठी न्यूज फैलाते हैं। इसमें इनके जो सोशल मीडिया हेड है मालवीय, वो सबसे आगे रहते हैं। तो उसकी लड़ाई, हमने कहा कि लड़ाई तगड़ी है। आज सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम सोशल मीडिया पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी 20 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी प्रवक्ताओं को बुलाया था, उसमें मैं भी मौजूद था, जिसमें इसी बात पे चर्चा हुई कि क्यों सोशल मीडिया पे हम लोग किन किन मुद्दों पे आगे बढ़ना है और कैसे हमको अपनी रीच बढ़ानी है। उस पे भी कई तरीके के षड्यंत्र रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर। तो हम मीटिंग कर सबसे ज्यादा अहमियत इसी बात पे दी कि हम सोशल मीडिया में अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपेंड करें, और कैसे, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में डेटा है। तो हमें, अगर बीजेपी अपनी बात पहुंचा रही है, तो अधिकार है अपनी बात पहुंचाने, हमें ये अधिकार है उसको गलत कहें कि ये गलत फेक न्यूज पहुंचाते हैं, लेकिन हमें भी अपने रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा। इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता और सारे जो मीडिया से जुड़े हुए जितने भी विंग है समाजवादी, सबके बीच में, और उसमें यही निकल के आया कि हमको और ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गांव, ब्लॉक, तहसील और नगर पंचायत, नगर पालिका, वार्ड, देखिए बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर जो है वो एक्टिवनेस अब तमाम पार्टियों की तरफ से देखी जाएगी। तारिक खान साहब, मैं राज शर्मा जी के पास भी जाऊंगी। राज जी, किस तरह की प्लानिंग है कांग्रेस की, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने बड़ा चेहरा पूर्वांचल का अजय राय को उतार दिया है, आज कार्यभार संभाल लेंगे वो। अब आगे की क्या रणनीति? जो बयान सामने आया था कि भाई अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और उनको वेलकम किया जाएगा प्रियंका गांधी को बनारस में, कि वो बनारस की सीट से चुनाव लड़े, क्या रणनीति अब आपकी? देखिए स्वाति जी, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतरने का समय आ चुका है। जहां तक अभी मैं बात सुन रहा था कि आप भी पूछ रही हैं हमसे कि रणनीति जो हम बना रहे हैं उसको शायद उजागर करना, कोई मैं नहीं समझता कि ये सही टाइम हो, सही प्लेटफॉर्म हो, लेकिन इस बात को मानिए सपा के साथ रहेंगे या अलग? अच्छा, ये आपसे अलग किसने कहा? मेरा नहीं, ये तो क्वेश्चन जब उठे ना, यही तो मैं सवाल कर रही हूँ सर। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, साथ ही रहेंगे ना? बिल्कुल गठबंधन, लेकिन स्वाति जी सवाल भी तो वो हो ना जिसका क्वेश्चन गलत जगह से। अरे सर, सवाल भी हो सर दिल्ली में जिस तरह की बात उठी थी, देखिए अलका लांबा का बयान सामने आया था कि भाई आम आदमी पार्टी से अलग हटके हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा की। तो वही मुझे सवाल पूछना पड़ा आपसे कि भाई उत्तर प्रदेश में आप साथ है ना, गठबंधन साथ है ना? एक परिवार होता है जिसमें 12-13 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, एक बड़ा परिवार होता है। उसमें अगर कोई थोड़ा मन मुटाव करके वो सुबह निकल जाते हैं अपनी ड्यूटी करके, शाम को घर आते हैं, तो फिर वो एक होते हैं। हम लोग एक हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मगर मैं एक बात कर रहा हूं, एंड वेल तभी होगा, आप देख लीजिएगा। बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि बनारस से कहीं ऐसा ना हो कि जो ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा चेहरा है उसका झूठा उजागर हो जाए पूरा, जो कि 60% हो चुका है, और वो हार जाए।
और इस बात को आप बात मानिएगा, अभी तारिक भाई भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे तब ऑरेंज रेड हमारे हाउस हुआ करते थे। अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जोन भी होते हैं। मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं, मेरे नहीं है ये, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मेरे से इनके प्रवक्ता ने किसी दिन कहा था कि 30 से 35 सांसद उत्तर प्रदेश में नकारा हैं। ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। तो मैं राघवेंद्र भाई से पूछ रहा हूं, भाई इतना तो बता दिया करिए, क्या 30 से 35 सांसद जो आपके नकारा हैं, क्या उसमें वाराणसी के सांसद भी हैं उस लिस्ट में? इतना तो बता दें। जैसे जनता ये भी देखती है कि जिस चीज का उद्घाटन वाराणसी में वहां का मेयर या वहां का एमएलए कर सकता था, अगर एक मान लो शौचालय का और खड़ंजे का उद्घाटन एक मेयर या एक एमएलए कर सकता था या सभासद कर सकता था, उसके लिए प्रधानमंत्री लाल लश्कर लेके आए, देश का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा, ये भी जनता देख रही है, अच्छी तरह जनता देख रही है। अब जनता ने 2 बार धर्म के नाम पे वोट दे दिया। जनता को लगा चलो दे तो देश का भला होगा, मगर आप मुझे बता दीजिए देश का क्या भला हुआ? अभी राघवेंद्र भाई कह रहे थे हमने ये कर दिया, हमने वो बना दी, टीम बना दी। ये सिर्फ टीम बनाते हैं और ये देश के लिए कोई काम नहीं करते। और देश की जनता एक और चीज जान चुकी है इस बात, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से नहीं उतरी तो हमारे देश का हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, जहां पे सत्ता में रहने वाले नेता एक दूसरे को जेल में डालते हो। आज की तारीख में पूरे विश्व में अगर सबसे निकृष्ट राजनीतिज्ञ माने जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी मानी जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के 3 नेता, 303 एमपी बेकार है इनके, जो 3 नेता हैं ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों की, जहां उनकी सरकार है उनके। चलिए सर, ये तो जनता तय करेगी सर, लोकसभा चुनाव में ये जनता तय करेगी। देखिए अमित जी हमारे साथ, अमित जी को भी सुन लेते, काफी वक्त से बैठे। देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, आपको मैंने बहुत वक्त दिया है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ठीक है? आप कुछ सेकंड्स में अपनी बात पूरी करें। अरे मनोहर आज आपकी दुर्गति क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सर, चर्चा करते हैं। मैं अमित जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लोग की तैयारियां किस तरह से हैं उसको एनालाइज लगातार कर रहे हैं, उनकी क्या राय है इसको लेकर। मैं अमित जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। रणनीति जिस तरह से तमाम पार्टियों की तरफ से तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव को, एक्टिवनेस काफी है और सोशल मीडिया पर भी अब पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। राघवेंद्र जी एक एक करके। सर देखिए, आप दोनों को मैंने सुन लिया, अब अमित जी को सुन लेते हैं। राघवेंद्र जी चर्चा करते हैं। राघवेंद्र जी चर्चा करते हैं, एक एक करके हम आपका पक्ष जानेंगे। आपकी बात मैंने रखी है राघवेंद्र जी, आपकी भी, और राज जी आपकी भी। मैं अमित सर के पास जाऊंगी। अमित जी, राघवेंद्र जी, राज जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस चर्चा में प्लीज इस तरह की बातें ना करें, आप हर किसी का पक्ष रखने दें। मैं अमित जी का रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है, जरा उनका एनालिसिस भी सुन लेते हैं। सर राघवेंद्र जी माफ कर दीजिए इनको, इतना मत। राघवेंद्र जी, राज जी, मैं आपसे विनती करूंगी सर, शांत हो जाइए। अमित जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। अमित जी, नहीं आपने, अरे इतना नाराज होना ठीक नहीं है, ना कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को। जो आज की परिस्थिति बन के रही, हेलो आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जो आज की परिस्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चाहे वो जिस भी रूप में हो और पार्टियों से ज्यादा बेहतर है। अभी सपा के भी प्रवक्ता बता रहे थे कि हमने इस पे बैठक की और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि अपने तरीके से तैयारी कर रही है और ये मान के चल रहे हैं कि इतना लंबा वर्ष हो गया है, इतना लंबा समय हो गया है, इससे अगर कुछ नुकसान होगा, कुछ एंटी कंपेंसी वोट मिलेगा तो उसका हमको लाभ होगा। लेकिन तैयारियों की अगर हम जहां तक बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिले स्तर पे हो, तहसील से लेकर के और नीचे उनके पन्ना प्रमुख तक की तैयारी को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। और पार्टियों की अपेक्षा उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, उनका संगठन ज्यादा मजबूत है। देखिए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में नंबर 1 पार्टी है। अब चुनाव समीकरण और परिस्थितियों की जहां तक बात है, कांग्रेस ने
जो बेंगलोर में जो अचीव किया है उसके अंदर एक उत्साह है, उसका लाभ हो सकता हो कि उनको और जगह पर मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आरोप नहीं है, कहीं भी उनके लिए कोई ऐसा नाकामी जैसा वर्ड नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करेगी तो हो सकता हो कि और पार्टियों की बनस्पत इनको ज्यादा बेहतर माने। अब भारतीय जनता पार्टी के जो डाउनफॉल की स्थिति है जिसपे दोनों पार्टियां ऐसी अपेक्षा कर रही हैं, भाई दोनों पार्टियों को तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी बहुत पिछड़े हैं। अभी राज शर्मा साहब बहुत उत्साहित थे, मतलब बनारस की सीट को लेकर के, बनारस की सीट को लेकर के तो किसी प्रकार का कोई संशय हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अगर बिल्कुल देखिए प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बनाए गए हैं अजय राय, और अमित जी कितनी बार चुनाव हारे हैं, जमानत भी जब्त हो गई अजय राय की। अजय राय जी से पहले भी बड़े जुझारू नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, लल्लू जी, उनकी भी क्षमताओं में कोई संशय नहीं था। लेकिन ये चुनाव जब देश का चुनाव होगा तो देश के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, किस आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस पे आम जनता की नजर होती है। जो देश का शीर्ष नेतृत्व है अभी तक उसने जो भी परफॉर्मेंस दी है वो उस पे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं लग पा रहे। विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा है वो कोई ठोस तैयारी नहीं है। जैसे अगर विपक्ष एक ही मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी जरूर इस देश की एक बड़ी समस्या है और वो है, उसको लेकर के विपक्ष की कोई ठोस रणनीति नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कि ये मीडिया पे आरोप लगा देंगे कि साहब आप उसको नहीं उजागर करते हैं। अरे इतनी बड़ी समस्याएं जो भी देश में है, आंदोलन से ही नेता निकलते हैं, आंदोलन से ही नेता बनते हैं। क्या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का आंदोलन सड़कों पर जिस तरीके का होना चाहिए नहीं हो रहा है। 2 सीटों पे वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है, अभी कांग्रेस अपनी अमेठी के लिए प्रयासरत है, अपने बनारस के लिए अभी बात चल रही है, जबकि प्रियंका जी का खुद का हो सकता हो हमारी अपने सोर्सेस के हिसाब से मुरादाबाद से लड़े, क्योंकि सेफ सीट से बड़े नेता कोई भी जो है वो सेफ सीट से लड़ना चाहेंगे। तो ये तो खैर मिथ्या है कि बनारस से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी, लेकिन अगर प्रियंका जी को चुनाव लड़ना होगा तो हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि इनको मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की पॉसिबिलिटी इनकी बन रही है। जरूर कांग्रेस को कुछ इसका फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। चुनाव में चुनाव रणनीति से, चुनाव कार्यकर्ताओं से, चुनाव संगठन से जीता जाता है। टीवी की बहस से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए जमीन पे उतर के ये महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। देखिए हम भी लगातार ये बात कर रहे हैं, भाई जनता के बीच में जाइए। और अमित जी ने कहा कि देखिए बीजेपी जो है तैयारियों में थोड़ी आगे जरूर चल रही है, बाकी जो पार्टियां हैं थोड़ी वहां पर बैकफुट पे नजर आ रही है। लेकिन देखिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से जीत की हैट्रिक लगाई जा रही है और लगाई जाने की कोशिश की जाएगी, और जो महागठबंधन है उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी राय जो है वो आपने हमारे चैनल पर रखी। आप चारों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरे